This is the recommendation video of Vast Animes. Holy shit, सारे के सारे कचरा है। गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड एक प्योर इसेकाई ट्रैश एनिमे है जिसमें मॉन्स्टर्स के नाम पर सस्ते पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं, जबकि टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बट फिर भी टाइटल साउंड अच्छा करता है। और इसी में एक ऐसा वर्स्ट एनिमे बताऊंगा जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, जिसे देखने के बाद तुम्हारे आंसू लाल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने तुमसे कुछ ट्रैश एनिमे पूछे थे, जिस पर तुमने 250 से भी ज्यादा ट्रैश एनिमे रिकमेंड कर दिया है। ओह माय गॉड, आई नो ये सारे के सारे बकवास एनिमे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें देखूंगा ताकि तुम लोग इन्हें गलती से भी ना देखो, क्योंकि यही गलती मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। एंड 5 एपिसोड्स के बाद मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। एंड इसी वजह से मैं उन कमेंट्स को पहले पिक करूंगा जिन एनिमे को मैंने पहले देखा है, एंड साथ ही उन कमेंट्स को पिक करूंगा जो सच में एक ट्रैश एनिमे बता रहे हैं, ना कि इस भाई की तरह जिसे जब मैंने सर्च किया तो मुझे एनिमे तो नहीं, मुझे वो सब कुछ दिखा जो मैं देखना नहीं चाहता था। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है सोमेन देहरु की मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। टाइटल से तुम समझ चुके हो, एक दिन मार्स पर कुछ होता है जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, एंड वो और कोई नहीं एलियंस होते हैं। एंड इन्हीं एलियंस से लड़ती है ये 3 सुंदरियां, जिसमें से एक का सर तो पहले ही उड़ जाता है, जबकि इन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शायद इन्हें पता था इसके साथ यही होगा, एंड इसी वजह से इन दोनों ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर ये दूसरी लड़की P90 से फायर करती है और एक भी गोली उस एलियन को नहीं लगती है, जबकि दूसरी वाली दे पे दे एलियंस को हिट करती जा रही है। एंड इसी वजह से मैंने इस लड़की को एक्यूरेसी के लिए 0 दिया है। एंड फिर कभी ट्राई करना। एंड फिर एंट्री होती है पावर रेंजर की, जो कुछ ऐसा था, एंड वो ऐसे चलाता है। और बस यही कम नहीं था, फिर ये आता है। एंड इस वर्ल्ड की सबसे खास बात मुझे जो लगी, शुरुआत में जिस लड़की का सर उड़ा था उससे इन लोगों ने सक्सेसफुली बचा लिया है। आई डोंट नो इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई। अगर ये बात मुजान को पता होती तो उसका एक भी अपर मुंड नहीं मारा जाता। और यही चीज इस एक एपिसोड के एनिमे को हमारे देखने लायक नहीं बनाती है। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? चलो मैं तुम्हें बॉस फाइट बता देता हूँ। एंड हाँ, इस बॉस के पास लूफी की पावर भी है, क्योंकि वो पलक झपकते ही दूर खड़ी लड़की को पकड़ लेता है, जबकि हमारा पावर रेंजर दूसरे साइड कैरेक्टर से बात कर रहा होता है, जिसे देखकर ये लड़की अपना एक्यूरेसी टेस्ट फिर से देती है। एंड पता है इस बार वो कितनी दूर से एलियंस पर निशाना लगाती है? बिल्कुल इतने इत्तू से दूरी से निशाना लगाती है और 100% एक्यूरेसी पा लेती है। एंड इसी डिस्ट्रक्शन से बातुड़ी रेंजर इस गुफी जादू को ठिकाने लगा देता है, लेकिन ये जादू फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी मौत के साथ पूरी दुनिया में एक वायरस छोड़ देता है। एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना इसके बाद क्या होता है। शायद इसके राइटर को भी नहीं जाना था, जिस वजह से इसको एक ही एपिसोड में समाप्त कर दिया। एंड इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला रिकमेंडेशन है मून एट 5 का हाई स्कूल DxD। इसे ट्रैश कहना मतलब कि तुम प्री प्लान सुसाइड कर रहे हो, जो मैंने कर दिया है, क्योंकि तला भाई ने इसकी इंडिया में अलग ही हाइप बना रखी है, वो भी तला अंजुम टाइप बीट पर डिलीवर करके। हाई स्कूल DxD नाम सुन के ना दिल के अंदर दर्द नहीं होता है। हाँ, वहाँ दर्द होने लगता है, क्योंकि इसे देखने के बाद इतने टाइम तक जो हिलाया है। एंड तला भाई के इसी दर्द को समझते हुए मैंने इसके 2 नए नाम रखे हैं, वर्ल्ड फाइनेस्ट डीजनरेट और नो ऑरेंज नो लाइफ। वेल, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है इसेई, जो हमें एनिमे की स्टार्टिंग में लड़की पटाना सिखाता है, वो भी सिर्फ कुछ स्टेप्स में। एंड तुम भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, एक ऐसे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लो जहाँ ज्यादा लड़कियां हो। और स्टेप 2, किसी भी लड़की को डेट के लिए पूछो। स्टेप 3, लड़की के हाँ कहने पर अपने दोस्तों के मजे लो और उस लड़की के साथ डेट पर चले जाओ। स्टेप 4, लड़की का हाथ पकड़ो। स्टेप 5, मर जाओ। इसलिए कह रहा था टोक्यो गोल ट्रैश नहीं है, क्योंकि वो हमें बताता है कि किसी भी लड़की पर भरोसा मत करो। जिसके बाद इसेई को बचाने के लिए ये आती है और उसे डीमन में बदल देती है, जिसके बाद खुले संतरे देखकर हमारे लोंडे को पता चलता है कि उसके पास रेड ड्रैगन की पावर है, जो लेवल अप होती है और संतरे देखकर। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस वर्ल्ड में डीमंस हैं, एंजल्स हैं, कैट गर्ल्स हैं और फॉलिंग एंजल्स, एंड वो सभी जो तुम सोच सकते हो। और इस एनिमे की सबसे खास बात, यहाँ तुम्हें सड़क पर ऐसा कचरा मिलता है जिसे हर कोई बड़े इजीली उठाना चाहेगा। एंड फिर एक रात को इसेई के रूम में वो लड़की टेलीपोर्ट होती है जिसने उसकी जान बचाई थी, और वो ये कहती है, वेट, जापान वालों, हम सब टाइटल से भी समझ जाते हैं, तुम्हें हिंदी में डब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और कौन फालतू के रूमर्स फैलाता है? जापान वाले हिंदी में डब नहीं करते हैं। हंटर एक्स हंटर के गोन के बाद ये लड़की जापान में इंडिया को प्रमोट करती जा रही है। एंड कुल मिलाकर कहूँ तो हमारा लोंडा पूरे सीरीज में सारे संतरों की रक्षा करता है। सो नेक्स्ट है पूपा। वेल, इसमें वही जापानीज भाई बहन की ट्रेजेडी दिखाई जाती है।
तुम्हें क्या लगा मैं ओवरफ्लो की बात कर रहा हूँ? मैं डीमन स्लेयर की बात कर रहा हूँ। कैसे तांजीरो अपनी बहन नेजुको को बचाता है जब वो डीमन बन जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक लड़की डीमन बन जाती है जब उसका गलती से एनकाउंटर रेड बटरफ्लाई को देखते हुए इस आंटी से हो जाता है, जिसके बाद आंटी के कुत्ते को ये लड़की पसंद नहीं आती है और वो उस पर अटैक कर देता है। एंड उस अटैक के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ वो हमें बताया नहीं जाता है। सीधा शिन शिफ्ट होकर उसके भाई की तरफ चला जाता है जो अपनी बहन को उसी रोड पर गिरा हुआ देखता है। एंड वो बाद में कुछ ऐसे दानव में बदल जाती है और अपने ही भाई को खा जाती है। एंड कमाल की बात पता है, राइटर हमें इससे उस लड़की का सपना बताता है, जिसका मतलब है कि हम ये सारी बकचोदी उस लड़की के सपने में देख रहे हैं जो अभी बीच रास्ते में बैठी हुई है। एंड उसका भाई उसे ढूंढ लेता है और फिर से हमारे साथ मजाक किया जाता है कि वो उस लड़की का कोई सपना नहीं था। सच में राइटर हमारे फुल मजे ले रहा है। एंड फिर हमें इस एनिमे के टाइटल का रीजन पता चलता है, आखिर इसका नाम पूपा क्यों है, क्योंकि इस लड़की के साथ जो हुआ है वो एक वायरस है जिसका नाम है पूपा। एंड इसके बाद स्टोरी वैसे ही कंटिन्यू होती है जैसे तुम सोच रहे हो। लोंडा अपनी बहन की आग को बुझाने के लिए खुद का जिस्म आगे करता है और कहता है जितना चूसना है उतना चूस लो ब्लड। तुम मुझे गलत मत समझा करो। तो अगली रिकमेंडेशन है नाइटमेयर टाइगर 01 की स्कूल डेज। वेल इस एनिमे में किसी को भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लोंडा जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है उसी लड़की के सामने वो किसी दूसरे के साथ हम बिस्तर हो रहा होता है और इससे बिल्कुल भी वो लड़की इस बंदे को हेट नहीं करती है और उसका प्यार का कुआं इस बंदे के लिए और भी भर जाता है और इतना भर जाता है कि वो एक टाइम पर समंदर बन जाता है और उसी समंदर की जल परियों के पेट में ये बंदा छोटा मकोटा छोड़े जा रहा था। बट इस लड़की को इन सभी से कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ मकोटो चाहिए जो अब किसी का बाप है, स्टेप ब्रदर है एंड किसी का होने वाला दादा भी। एंड यही चीज मुझे समझ में नहीं आई। स्कूल में इतने सारे लड़के थे लेकिन फिर भी सारी की सारी लड़कियां इसके साथ ही हम बिस्तर होती है। जरूर इसके पास कोई टोटका होगा जिससे ये हर लड़की के पेट में छोटा मकोटो छोड़े ही जा रहा है। एंड इस चीज से कोई भी लड़की ऑफेंड नहीं है, जिस वजह से ये बंदा हर पहली और दूसरी लड़की के सामने नई नई लड़कियों को किस करता रहता है और उस तीसरी लड़की को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लड़का प्ले बॉय है। एंड अब सीधा आते हैं इसकी एंडिंग पर जो सबसे मैन है। 100 से भी ज्यादा पलंग तोड़ने वाला ये लोंडा एक लड़की के हाथों मारा जाता है। एंड ये वही लड़की होती है जो इसकी फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनी थी और बस ये यहीं पर नहीं रुकती है। जिस लड़की के पेट में छोटा मकोटा पल रहा था ये उसे भी ठिकाने लगा देती है और मकोटो के सर को पकड़ कर सो जाती है बिना किसी रिग्रेट के साथ। एंड इसके तुरंत बाद रिकमेंडेशन है ओरिमो एनिमे की। एंड जितने में इस एनिमे को देखने गया, जिसने इस एनिमे को सजेस्ट किया उस भाई ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, तो फिर मैंने भी इस एनिमे को सीधा जला डाला। एंड अभी भी मुझे भाई के कमेंट हटाने का उतना बुरा नहीं लगा है जितना बुरा मुझे कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए लगा। किसी को मिडोरी ट्रैश लगी तो किसी को बिना आवाज वाला एनिमे भी ट्रैश लगा और कोई तो अलग ही लड्डू के नशे में, इसीलिए उसने डायरेक्ट छोटा भीम रिकमेंड कर दिया। चलो ये भी ठीक था। इसके नीचे कोई चाचा चौधरी रिकमेंड कर रहा है। एंड इसके बाद मैं फाइनली पियोकियो के कमेंट पर पहुंचता हूँ जो था आई डोंट नो आई डोंट नो। तन्मय भाई रिकमेंड करते हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड। एंड इस एनिमे की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। एक लड़का होता है जिसने फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाई होती है बट बाद में वो किसी और के साथ चली जाती है। एंड बस यही चीज थी इस पूरे एनिमे में जिससे एक आम इंसान रिलेट कर पाता है, क्योंकि इसके बाद इस बंदे को आदत लग जाती है किराए पर गर्लफ्रेंड लेने की और पूरे 2 सीजन तक ये गर्लफ्रेंड किराए पर लेता रहता है। एंड इसके आगे मुझे नहीं पता, मैंने इसे यहीं तक देखा है और फ्लैग से ऐसा मारता है कि ये इसकी रियल गर्लफ्रेंड है। एंड ट्रस्ट मी ये एनिमे का सबसे वर्स्ट पार्ट नहीं है, बिकॉज इस लोंडे की जिंदगी में कहीं लड़कियां आती हैं बट वो कभी भी किसी भी लड़की को बेड पर नहीं ला पाया। एंड यहाँ तक कि वो कभी नई गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया। एंड पूरे 2 सीजन ये लोंडा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है। एंड यही सबसे वर्स्ट पार्ट है इस एनिमे का, जबकि फालतू में लोग कागुया सामा को ट्रैश कह रहे थे जबकि वो इससे कहीं ज्यादा बेटर है। तो अगला रिकमेंडेशन है एलिन 1 EO7 VV भाई का आई गोट अ चीट कोड स्किल इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे की मैं क्या ही बात करूं। इसमें हम एक लड़के को देखते हैं जो बिल्कुल अगली मोटा भद्दा सा होता है एंड कुल मिलाकर उसके फेस के लगे बड़े होते हैं, जिस वजह से उसकी हर कोई बजाते रहता है और इसे टैकल करने के लिए ये बंदा अपने अंदर का अल्फा बीटा जो कोई भी जानवर है उससे जगा देता है। एंड उसी वक्त कोइंसिडेंटली बदमाश खान के कुछ गैंग मेंबर्स एक मासूम सी लड़की को छेड़ रहे होते हैं और ये सब देखकर ऑब्वियसली हमारा लोंडा उनसे भिड़ जाता है एंड बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। एंड इसे मारकर बदमाश खान के गैंग मेंबर्स भी थक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एंड उनके जाने के बाद हमारा लोंडा भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस वक्त तक हमारा लोंडा किसी की नजरों में सुपर हीरो बन गया था। एंड यस, जिस लड़की को उसने बचाया था उसकी नजरों में। एंड यही से हमें पता चल गया था ये लड़की इसकी मदद करेगी, जो वो करती भी है, उसे सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवा कर। लेकिन इससे पहले एक चीज और होती है जो थी इसे अपने ग्रैंडफादर के रूम में दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलता है, जिसमें एंटर होते ही ऐसा दिखने वाला लड़का ऐसा बन जाता है। एंड जो भी पावर इसे इस वर्ल्ड में मिलती है उनका इस्तेमाल ये रियल वर्ल्ड में भी कर सकता है। एंड जो लुक इसे यहाँ पर मिला है वो रियल वर्ल्ड में भी बरकरार रहता है। एंड इसी वजह से आगे चलकर ये लड़कियों को फ्लैट
रिलेट करता रहता है। एंड अब ये हमारा मेन कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये नरम दिल का बंदा होगा जो ये असल में है। एंड पता नहीं क्यों इसे बदमाश खान के गुंडों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अगर वो स्कूल में घुस जाते हैं तो ये उन्हें मारने के लिए डायरेक्ट अपने क्लासरूम के विंडो से कूद जाता है एंड फिर एक के बाद एक सबको धोबी बचा देता है। और अगर गलती से जलते हुए मॉल में कुछ सुंदरियां फंस जाती है तो ये बंदा उन्हें भी बचा लेता है। एंड यहाँ तक कि ये सेलिब्रिटीज के भी लफड़ों में घुस जाता है। अगर किसी बदमाश एक्टर ने किसी दूसरे एक्टर को छेड़ा तो ये पब्लिकली उस बदमाश एक्टर की गुत्ती सूझा देता है, जबकि पब्लिक को लगता है कि ये बंदा दूसरे एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये होता ही उतना स्टाइलिश है। बट सबसे दुख की बात ये है, मैंने इसे 8 एपिसोड्स तक देखा था एंड 8 के 8 एपिसोड्स में ये लगातार खुद को अगली और अनडिजर्विंग समझता है और अपने फिजिकली लुक में कोई भी चेंजेस नोटिस नहीं करता है। बट ये हम क्लियरली नोटिस कर पा रहे थे कैसे ये जब मोटा भद्दा इंसान था तो कोई भी इसके पास से गुजरना नहीं चाहता था। एंड जैसे ही ये रातों रात बीटीएस का मेंबर बना तो लोग इस पर मक्खियों की तरह बिन भिनाने लगे, एंड खास कर लड़कियां। एंड यही चीज मुझे 8 एपिसोड्स तक लगातार ट्रोमा देती गई, बिकॉज मैं भी पर्सनली उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ और इसी चीज को ये एनिमे लगातार ट्रिगर करता रहता है और मेरा विश्वास इस दुनिया से उठाता रहता है। वेल ये तो थी इसकी स्टोरी। एनिमेशन भी कोई खास नहीं है, तुम्हें बार बार सीजीआई का इस्तेमाल होते हुए दिख जाएगा एंड तुम्हें वो सच में अनोइंग लगेगा। दैट्स द रीजन मैं इसे 8 एपिसोड के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब आगे चलते हैं। अगली रिकमेंडेशन है माधव 2852 की द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2। आई नो तुम्हें अभी बहुत बड़ा शौक लगा होगा, बट ये चीज सच है। प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 को एनिमे कम्युनिटी में ट्रैश माना जाता है एंड इसका रीजन है इसका पहला सीजन, जो ऑडियंस के दिल में सीजन 2 के लिए बहुत सारी हाइप बना देता है। एंड हम वो सब कुछ इमेजिन कर बैठते हैं जो हम सीजन 1 को देखते हुए सोच सकते हैं कि फार्म के बाहर किस टाइप के मॉन्स्टर्स होंगे। और सीजन 2 हमें क्या देता है, ये दो, इससे कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। एंड बस यही नहीं, जिस तरीके से इन्होंने सीजन 1 में मिस्ट्री और सस्पेंस को क्रिएट किया था वो ये सीजन 2 में पूरी तरीके से लूज कर देता है एंड ऐसे ऐसे सिनेरियो बिल्ड करते हैं जो कचरा थे। एंड एंडिंग की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है स्वाइगी भाई की कामी कात्सु वर्किंग फॉर अ गॉड इन गॉडलेस वर्ल्ड। वेल इस एनिमे की मैं क्या ही बात करूं। एक लड़का होता है जिसे जबरदस्ती एक कल्ट में शामिल कर लिया जाता है क्योंकि वो कल्ट इसके बाप का होता है और ये बाप अपने इस पाप को मिटाने के लिए इसे डब्बे में पैक कर समंदर में फेंक देता है और सोचता है कि इसे उसकी कल्ट की देवी बचा लेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोंडा एक दूसरी दुनिया में अपनी आंखें खोलता है जहाँ एक लोंडिया अपने हाथों से इसके सामान को सहला रही होती है ताकि इसके दिल की धड़कनें बढ़े और सांस ले पाए। वेल मैं तुम्हें जल्दी से इस वर्ल्ड के बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर किसी को भी कोई भी नॉलेज नहीं है। ये सारे लोग नॉलेज को एक बुक से गेन करते हैं एंड उस बुक में सिर्फ अश्लील हरकतों के अलावा कुछ नहीं है। एंड इसी वजह से तुमने नोटिस किया हो स्टार्टिंग में सामान सहलाते हुए उस लड़की के हाथ में एक बुक थी जिसमें वो बार बार देखे जा रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि मसाज कैसे देते हैं। एंड आखिर तक मेरे लिए ये मिस्ट्री बनी रही, आखिर इस बुक को किस आदमी ने लिखा है। जरूर वो कोई बुड्ढा होगा क्योंकि मैं इस एनिमे को ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे नहीं पता ये बुक किस आदमी ने लिखी है। वेल आगे चलकर ये बंदा खुद का कल्ट बनाता है जहाँ ये अपने बाप के कल्ट की देवी की पूजा करता है क्योंकि वो अब इसके साथ है, बट किसी काम की नहीं है क्योंकि उसके पास इस वर्ल्ड में अपने कोई फॉलोवर्स नहीं है जो उसकी वर्शिप कर सके, जिससे इस देवी की पावर्स वापस से आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी इस एनिमे का सबसे वर्स्ट पार्ट इसकी स्टोरी नहीं है, इसका एनिमेशन है जहाँ अचानक से एक पीएनजी बैकग्राउंड में आ जाता है और तुम्हें लगता है कि तुमने गलती से कोई दूसरा एनिमे स्टार्ट कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगला कमेंट है यूजर का। इन भाई ने रिकमेंड किया है कि इस एक्स सिस्को जिसकी आधी स्टोरी तुम्हें इसका टाइटल ही बता देता है। तुम्हें इसमें ओवरफ्लो की तरह ही भाई बहन का ड्रामा देखने को मिलेगा, बट चुमा चुमी तकी जो इस बंदे को हर वक्त मिलती रहती है। एंड मैं कसम से स्टेप्स इस फैंटेसी का फैन नहीं हूँ, जिस वजह से मेरा ज्यादा ध्यान इन दो लड़कियों पर था। फर्स्ट की तो मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बढ़ते इस चश्मे वाली लड़की पर जिसका पूरे एनिमे में वाटर ओवरफ्लो होता रहता है, वो भी इस बंदे के सामने एंड कभी कभी इसके ऊपर ही। एंड ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और अब मैं बस यही कहूंगा, अगर तुम ओवरफ्लो के फैन हो तो ये एनिमे तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ सीन लिप्स से आगे नहीं बढ़ते हैं। अरमान हुसैन भाई रिकमेंड करते हैं बजर्क 2016। बजर्क के इस एनिमेशन के बारे में सब लोग जानते हैं कि 2016 वाले एनिमेशन में बजर्क जैसे मास्टरपीस का इन्होंने किस तरीके से कचरा किया था एंड सीजीआई का वो यूज बताया जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे अच्छा तो आजकल के यूट्यूबर्स कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहनी पड़ेगी, बजर्क के फैंस ने ऐसे एनिमेशन को भी अच्छी खासी रेटिंग दी जो मेरी नजरों में 0 डिजर्व करती है। तो अगला रिकमेंडेशन है मेरी खुद की तरफ से एक्स आर्म। मुझे नहीं पता किसी ने इसका कमेंट सेक्शन में नाम लिया है या नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हें इसकी झलक दिखाने वाला हूँ। इस अकेले एनिमे में तुम्हें कई सारे आर्ट स्टाइल देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये एंड ये भी और ये भी। तुम 2013 पर एक साई-फाई एनिमे बना रहे हो और उसकी आर्ट स्टाइल 80s और 90s वाली, एंड यहाँ तक जैपनीज में भी इनकी लिप सिंक सही से नहीं हो पा रही है। なんだよね。まさか南さん
एंड एक चीज हम सबको पता है, 2D से ज्यादा आसान 3D में एनिमेशन करना है एंड 3D को ड्रॉ करना 2D से ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर 3D में बनाया गया है और साइड कैरेक्टर 2D में, और दोनों एक ही फ्रेम में। चलो ये भी मैंने झेल लिया, बट इन्होंने इस एनिमे में ग्रीन स्क्रीन तक का यूज किया है और एक ही एपिसोड में इसकी ओरिजिनल मांगा का एक पूरा आर्क खत्म कर दिया है। और अगर यही लोग वन पीस और नारुतो का एनिमेशन करते हैं तो ये उन पूरे सीरीज को 50 से 70 एपिसोड्स में पूरा निपटा देते हैं। सोचो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। वेल, इस एनिमे के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन को तो देखो, ये बहुत खतरनाक है। कसम से जिन लोगों ने इसे एनिमेट किया है वो फर्स्ट टाइम किसी एनिमे पर काम कर रहे थे, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं इसे 4 एपिसोड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। वेल, ये सब देखने के बाद भी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने तुम्हारी वजह से कई सारे ट्रैश एनिमे देख लिए थे। बट जब मैंने एक्स आर्म के प्रोडक्शन स्टूडियो का नाम सुना तो मेरा लिटरली दिमाग खराब हो गया एंड पता चल गया क्यों क्रंचीरोल एनिमे बनाने से ज्यादा स्ट्रीम करना पसंद करता है, क्योंकि एक्स आर्म को इसी ने बनाया है। वेल, अगर तुम मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो मैं तुम्हें ये वाली वीडियो रिकमेंड करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे क्या क्या दिखाते हैं।